गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सोशल साइंस 100% चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और हम सोशल साइंस में सिविक्स की वर्कशीट कर रहे थे और ये सेकंड लेसन से संबंधित थी संविधान निर्माण। और इस लेसन से रिलेटेड 2 वर्कशीट जो है वो मैं आपको करवा चुकी हूँ। ये इस वीक की आखिरी वर्कशीट है जो संविधान से संबंधित है। और ये जो वर्कशीट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे संविधान को समझने के लिए। और इस वर्कशीट में हमारे संविधान के जो बुनियादी मूल्य हैं उन बुनियादी मूल्यों को आपको समझाया जाएगा। तो आज तारीख है 1 अगस्त 2020। तो जल्दी से हम चलते हैं आज की वर्कशीट की ओर। तो लास्ट वर्कशीट में हमने चर्चा की थी कि संविधान क्या है। संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। और हमारे देश का संविधान जो है वो बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन हमने लागू कब किया था? 26 जनवरी 1950 को। हमारे देश का जब संविधान बनकर तैयार हो गया था तो इसमें मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ तथा 22 भाग थे। लेकिन वर्तमान में संविधान में 466 के करीब अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं तथा 25 भाग हैं। यानी कि लगातार जो है वो हमारे संविधान का विस्तार हो रहा है। इसमें बार बार संशोधन भी होते रहते हैं, अमेंडमेंट भी होते रहते हैं। और अब तक भारतीय संविधान में 104 बार संशोधन हो चुके हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है हमारा। और हर किसी के लिए संभव भी नहीं है कि वो पूरे संविधान का अध्ययन करे। तो अगर हमें अपने संविधान को समझना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो अगर हमें अपने संविधान को समझना है तो हमें उसकी प्रस्तावना को पढ़ना पड़ेगा। प्रस्तावना को प्रियम्बल कहते हैं इंग्लिश में। और भारत के जो संविधान की प्रस्तावना है उस प्रस्तावना को पढ़ने के बाद हमें संविधान के पीछे का जो दर्शन है वो समझ में आता है। तो अगर कोई व्यक्ति भारत के संविधान को समझना चाहता है तो उसे भारत की प्रस्तावना को बारीकी से समझना होगा। और आज की वर्कशीट हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना से ही संबंधित है। हमारे संविधान के निर्माण के पीछे का दर्शन क्या है? इसका जवाब संविधान की प्रस्तावना को समझने से ज्ञात हो जाता है कि इसमें वह दर्शन है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। तो संविधान की प्रस्तावना क्या होती है? प्रस्तावना को हिंदी में उद्देशिका भी कहते हैं। भारत के संविधान की शुरुआत जिन बुनियादी मूल्यों के साथ होती है, यानी कि हमारे संविधान के जो बुनियादी मूल्य हैं, आदर्श हैं, दर्शन हैं, वो सारा जो है वो संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है। संविधान की प्रस्तावना में वे सभी विचार व्यक्त होते हैं जिससे हमारे संविधान निर्माताओं की सोच का पता चलता है। और संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता सी लगती है। संविधान की प्रस्तावना के सहारे हम कोई भी कानून पर रख सकते हैं कि वे कानून सही है या नहीं, यानी कि अच्छा है या बुरा। तो भारतीय संविधान की जो आत्मा है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बसती है। तो आज हम उसी प्रस्तावना की बारीकी को, डिटेल को समझेंगे। तो आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसका चैप्टर संविधान निर्माण, उसमें आपकी प्रस्तावना जो है बहुत ही कलरफुल तरीके से लिखी हुई है। तो मैं वो आपको दिखाना चाहती हूँ। तो ये देखिए, ये भारत का संविधान उद्देशिका जो है वो आपकी मैंने एनसीईआरटी की बुक से ही लिया हुआ है। ये हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्म अर्पित करते हैं। तो आपने देखा होगा कि संविधान की प्रस्तावना में बहुत ही भारी भरकम शब्द जो हैं वो उन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो इन शब्दों को ही आपको समझना है। मैं आपको इंग्लिश में भी पढ़ देती हूँ भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो इंग्लिश में भी रीड कर लेते हैं हम। कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity,
assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. तो जितने भी ये कलरफुल वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को हमें समझना है और आपकी बुक में इन वर्ड्स को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये देखो हिंदी में भी साथ में ये सारे वर्ड जो हैं कलरफुल, इनको इन बॉक्सेस में समझाया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम भारत के लोग, भारत को, तो भारत का जो संविधान है वो भारत के लोगों ने ही बनाया। कैसे लोगों ने बनाया है? क्योंकि भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया है और संविधान सभा में जितने भी मेंबर गए थे वो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि थे, तो हमारा ही रिप्रेजेंटेशन था। भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियमन भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, ना कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी ने उन्हें दिया है। तो हमारा संविधान हम ही ने बनाया है और हमने अपने आप को ही अर्पित किया है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी मैं पढ़ देती हूँ। वी द पीपल ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ड्रॉन अप एंड इनेक्टेड by the people through their representative and not handed down to them by a king or any outside powers। ठीक है, तो अब हम एक एक करके जितने भी हमने वो शब्द पढ़े हैं, यानी कि बुनियादी सिद्धांत जो पढ़े हैं, उनका अर्थ समझ लेते हैं। ठीक है, तो इस वर्कशीट में भी वही लिखे हैं जो मैंने अभी आपको आपका बुक का पेज दिखाया था, उसमें भी उनको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपके पास किताब है तो आप अपनी इस किताब में भी उन सबको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और अगर आपके पास बुक नहीं है अभी तो आपके लिए ये वर्कशीट यूज़फुल है। तो सबसे पहला शब्द जो आता है वो आता है प्रभुत्व संपन्न। मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी साथ साथ बताती जाऊंगी। प्रभुत्व संपन्न को इंग्लिश में सोवरेन कहते हैं। इसका मतलब है कि भारत अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है, कोई भी बाहरी शक्ति उसके फैसलों को प्रभावित नहीं कर सकती। अब देखो, भारत के ऊपर पहले ब्रिटिश सरकार का राज था, तो भारत से संबंधित जितने भी फैसले लिए जाते थे वो कौन लेता था? वो ब्रिटिश सरकार लेती थी। लेकिन जब भारत को आज़ादी मिली, तो उसके बाद भारत ने अपना संविधान बनाया, और जब भारत का संविधान बन गया तो हमने उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द जोड़ा, प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, यानी कि हम अब अपने आंतरिक और बाहरी फैसले लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। कोई भी बाहरी शक्ति हमारे लिए, कोई भी हमारे देश के लिए, हमारे देश के नागरिकों के लिए या हमारी विदेशी नीति से संबंधित फैसले नहीं ले सकता। दूसरा शब्द है समाजवाद। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कानून इस तरह बनाएगी कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो। इसका मतलब है कि समाज में जो अमीर और गरीब का भेदभाव है उसे सरकार कम करने की कोशिश करेगी और इस तरह के आर्थिक नियम बनाएगी जिससे कि समाज के सभी लोगों का कल्याण हो सके, समाज के सभी लोगों को उसमें फ़ायदा हो सके। अगला शब्द है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष को धर्मनिरपेक्ष भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसे सेक्युलर कहते हैं। अब भारत एक सेक्युलर कंट्री है। भारत में सभी धर्मों को समान माना गया है। देश में किसी एक धर्म को विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है। सेक्युलर कंट्री का मतलब ही ये होता है कि भारत में सभी धर्मों का समान स्थान है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामिक कंट्री है, नेपाल जो है वो एक हिंदू कंट्री है, लेकिन भारत जो है वो एक सेक्युलर कंट्री है। यहाँ पे सभी धर्म के लोगों को समानता का अधिकार, और राज्य जो है वो किसी भी धर्म को कोई विशेषाधिकार नहीं देता है। अर्थात भारत में धार्मिक भेदभाव पूरी तरह से मना है और राज्य इस आधार पर, धर्म विशेष के आधार पर किसी को भी विशेष दर्जा नहीं दे सकता। अगला है लोकतंत्रात्मक। ऐसी शासन व्यवस्था जहां लोग अपना शासन खुद चुनते हैं और उन्हें जवाबदेह बनाते हैं। अब डेमोक्रेसी तो आप पढ़ते आ रहे हैं, तो लोकतंत्र यानी कि लोगों का शासन, शासन की ऐसी व्यवस्था जहां पे लोग अपने शासक का चुनाव खुद अपनी मर्जी से करते हैं। ठीक है, गणराज्य यानी कि रिपब्लिक। तो भारत एक रिपब्लिक कंट्री है। भारत में जो शासन का प्रमुख व्यक्ति होता है, कौन है शासन का प्रमुख व्यक्ति? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति है। तो वो भी, राष्ट्रपति का पद जो है भारत में वो भी चुना जाता है, वो वंशानुगत नहीं होता। ठीक है, गणराज्य अर्थात देश में शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना जाएगा, ना कि किसी वंश या खानदान से होगा। बहुत सारी कंट्री ऐसी है जहाँ पे जो शासन का प्रमुख व्यक्ति होता है वो किसी वंश से संबंधित होता है या राज परिवार से संबंधित होता है। यहाँ पे मैं ब्रिटेन का एग्जाम्पल दूंगी आपको। ब्रिटेन में जो है
वो शासन का प्रमुख व्यक्ति जो है इस समय ब्रिटेन की महारानी है और वो चुनी नहीं गई हैं, वो वंशानुगत है, ठीक है। लेकिन भारत में जो भी व्यक्ति शासन का प्रमुख होगा, राष्ट्रपति होगा, वो इलेक्टेड होगा, ठीक है। अभी मैंने आपको 5 वर्ड समझाएं। अब इन 5 वर्ड्स को पहले हम इंग्लिश में समझ लेते हैं, फिर हम आगे के शब्दों को समझेंगे। फर्स्ट इज सोवरेन। इंडिया हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स। और मैंने आपको बताया था कि इंडिया के जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स हैं, तो उनके विषय में जो कानून बनाने का अधिकार है वो इंडिया के लोगों के पास ही है। कोई भी बाहरी शक्ति जो है वो इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। सेकंड है सोशलिस्ट। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, यानी कि इनइक्वालिटीज़ को दूर करने के लिए सरकार इस तरह के कानून बनाएगी, इस तरह के नियम बनाएगी जिससे कि समाज में समानता लाई जा सके और समाजवाद की स्थापना हो सके। फिर है सेक्युलर। सिटीजन हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन बट देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन, यानी कि इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था डेमोक्रेटिक, लोकतंत्रात्मक। अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल इंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इलेक्ट देयर रूलर्स एंड होल्ड दैम अकाउंटेबल, यानी कि शासन की ऐसी व्यवस्था जहाँ पे लोग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स इंजॉय करते हैं और अपने शासकों का चुनाव खुद अपनी पसंद से करते हैं। इसके बाद है रिपब्लिक। द हेड ऑफ द स्टेट इज़ एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट अ हेरिडिटी पोजिशन। तो ये भी मैंने आपको बता दिया था कि रिपब्लिक कंट्री में जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो लोगों के द्वारा चुना गया व्यक्ति होता है, किसी वंश या खानदान से संबंधित नहीं होता। अब अगला पढ़ते हैं हम न्याय। न्याय का मतलब है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी भारत के जितने भी लोग हैं उन सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया जाएगा। किसी भी नागरिक के साथ उसकी जाति, धर्म या लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। यहाँ पे सामाजिक रूप से न्याय का मतलब है कि सभी को बराबरी का दर्जा दिया जाएगा, किसी भी जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक न्याय का मतलब है कि पुरुष और स्त्री के बीच में भेदभाव नहीं किया जाए। उनको जो काम करने की वेजेस है, यानी कि उनको जो मजदूरी दी जाएगी या उनको जो पैसा दिया जाएगा, इनकम दी जाएगी, वो उनके काम के आधार पर दी जाएगी, ना कि इस आधार पर दी जाएगी कि स्त्री है तो कम दिया जाए और पुरुष है तो ज़्यादा दिया जाए। राजनीतिक न्याय का मतलब भी यहाँ पर यही है कि किसी भी राजनीतिक पद पर जो है वो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी धर्म, लिंग, जाति के लोग जो है वो उन सभी के पास इक्वल राइट है। कोई भी व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो सकता है, कोई भी व्यक्ति किसी पद के लिए अपना आवेदन कर सकता है, तो चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो या किसी भी धर्म या जाति से संबंधित हो, किसी भी प्रकार का भेदभाव उसके साथ नहीं किया जाएगा। फिर है स्वतंत्रता। देश के नागरिकों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। लिबर्टी है हमारी कंट्री में, सभी लोगों को अपने विचारों को हम सभी व्यक्त कर सकते हैं। स्वतंत्रता में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसे आप आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। हम सब स्वतंत्र तो हैं, लेकिन संवैधानिक दायरों के अंतर्गत ही हमें स्वतंत्रता प्राप्त है। इसके बाद समानता, यानी कि इक्वालिटी। देश में कानून के समक्ष सभी नागरिक समान है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इक्वालिटी, कानून के समक्ष समानता। पहले क्या होता था, जाति के हिसाब से भी कानून भिन्न भिन्न थे, यानी कि अलग अलग जाति के हिसाब से अगर किसी व्यक्ति ने कोई जुर्म किया है, अपराध किया है, तो उसकी जाति के हिसाब से उसकी सजा तय की जाती थी। लेकिन भारत का संविधान बनने के बाद भारत में सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हैं। आज किसी भी पद पर व्यक्ति हो, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी हो, तो उसने भी अगर कोई जुर्म किया है तो उसके लिए भी वही सेम कानून लागू होता है जो किसी आम आदमी के लिए लागू होता है। सामाजिक असमानता की समाप्ति और सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। इसके बाद आता है बंधुता, फ्रेटर्निटी जिसे इंग्लिश में कहते हैं। देश में सभी एक परिवार की तरह आचरण करें, आपसी भाईचारा बनाए रखें। यह हमारे संविधान के पीछे ये भी दर्शन है कि हमारे देश के समस्त नागरिक जो हैं वो आपस में भाईचारा बना के रखें और परिवार की तरह आचरण करें। अब हम इन वर्ड्स को इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। Citizen cannot be discriminated on the ground of caste, religion or gender. Next is liberty. There are no
अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द सिटीजन इन द वे दे विश टू फॉलो अप देयर थॉट्स इन एक्शन। यानी कि भारत के सभी नागरिकों को विचारों की अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन स्पीच, सभी नागरिकों को इसकी आज़ादी है। देन इक्वालिटी, ऑल द इक्वल बिफोर द लॉ। सोशल इनइक्वालिटीज़ हैव टू बी एंडेड एंड गवर्नमेंट शुड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। और आपको पता होगा कि पहले इंडिया में अनटचेबिलिटी जो थी वो प्रैक्टिस में थी। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ और हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ तो सभी नागरिकों को इक्वल राइट्स दिए गए और अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ को ख़त्म कर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है फर्टेनिटी, यानी कि बंधुत्व भाईचारा। ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ़ वी आर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली। ठीक है, तो अब अगर मैं एक बार दोबारा से आपको वापस संविधान की प्रस्तावना की ओर लेके चलती हूँ तो मेरे ख्याल से अब आप इस पूरी प्रस्तावना को अच्छे से समझ गए होंगे और किसी दूसरे को भी समझा पाएंगे। तो इसमें हमने इन सभी शब्दों का अर्थ समझ लिया है। हम भारत के लोग प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। ठीक है, तो हमारे देश का संविधान मैं दोबारा से बता रही हूँ 26 नवंबर 1949 को बन गया था, लेकिन हमने इसको लागू कब किया था? 26 जनवरी 1950 को। तो आज की आपकी जब आप वर्कशीट के क्वेश्चन करेंगे तो उससे पहले आपको क्या करना है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना को लिखना है और जितने भी वर्ड्स ये जो अभी हमने जिन पर चर्चा की है, समझाया है, इसको भी आपको अपनी कॉपी पे नोट करना है। तो अब हम जल्दी से इसके क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं? तो हमने पढ़ा था द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विथ सम बेसिक वैल्यूज़ विच इज़ नोन एज प्रीएम्बल, यानी कि जिन बुनियादी मूल्यों के साथ संविधान की शुरुआत होती है उसे संविधान की प्रस्तावना कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसे कहते हैं? तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था डेमोक्रेसी का मतलब, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आप इसको एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, शासन की ऐसी व्यवस्था जहाँ पे शासक का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ बेसिक वैल्यू इन फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान के जो बुनियादी मूल्य हैं यानी कि बेसिक वैल्यूज़ हैं वो किसी भी देश के संविधान के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इन बुनियादी मूल्यों के द्वारा ही हमें संविधान के दर्शन का पता चलता है कि संविधान का निर्माण जो है वो किन आदर्शों को लेकर हुआ है, और किसी भी देश के भविष्य के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि आगे आने वाले बदलावों में इन बेसिक बुनियादी मूल्यों को ही ध्यान में रखा जाता है कि इन बुनियादी मूल्यों के आधार पर ही कोई भी परिवर्तन देश में लाया जा रहा है। तो कोई भी कानून या कार्य अगर किया जा रहा है या कोई संविधान में संशोधन किया जा रहा है तो इन बुनियादी मूल्यों के आधार पर ही उसको तोला जा सकता है। तो इसीलिए बुनियादी मूल्यों का संविधान के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। फिर अगला प्रश्न है भारत पंथ निरपेक्ष राज्य क्यों कहलाता है? वाई इज़ इंडिया कॉल्ड सेक्युलर कंट्री। तो मैंने आपको बताया था कि सेक्युलर कंट्री इंडिया क्यों कहलाती है, क्योंकि इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन जो है वो नहीं। भारत में सभी धर्म के नागरिकों को समान दर्जा प्राप्त है। धार्मिक आधार पर कोई भी भेदभाव भारत में नहीं होता है। लास्ट क्वेश्चन है आप अपने जीवन में भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्यों को किस प्रकार दैनिक व्यवहार में लाएंगे, स्पष्ट कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो बेटा, आप लोगों को ये संविधान पढ़ाया जा रहा है, संविधान के बुनियादी नियम प्रस्तावना को मैंने बहुत डिटेल से समझाया है और आपके सिलेबस में भी है। तो आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है संविधान, बताइए? इसीलिए तो बताया जा रहा है कि जो हमारे देश के संविधान के मूल्य हैं वो सब आप जान पाएँ, और ना केवल जान पाएँ बल्कि उन मूल्यों को अपने में उतार पाएँ, अपने अंदर आत्मसात कर पाएँ। तो ये जो बुनियादी मूल्य हैं, इन मूल्यों को आप अपने दैनिक व्यवहार में कैसे लाएंगे? अब जैसे कौन कौन से मूल्य हमने पढ़े हैं? आपने समानता पढ़ा है, पंथ निरपेक्षता पढ़ा है, भाईचारा पढ़ा है, बंधुता पढ़ा है ना? तो ये सारे मूल्यों को आप अपने जीवन में किस तरह से अपनाएंगे और रोज़मर्रा के जीवन में इनका कैसे पालन करेंगे, वो आपको खुद से लिखना है। मैं आपको इसका आंसर नहीं बताऊंगी, आपको मैंने गाइडलाइंस दे दी है, अब खुद से आप लिखिए। क्योंकि अगर मैं आपको इस तरह के आंसर्स भी खुद बताऊंगी तो फिर पेपर में जब आप फाइनल एग्ज़ाम में बैठेंगे तो ऑन द स्पॉट कुछ इस तरह के क्वेश्चन आएंगे एप्लीकेशन बेस के, तो वो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर आप खुद लिखिएगा। अब आप आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है, जल्दी से इसके क्वेश्चन आंसर करके मेरे साथ शेयर कीजिए। अभी के लिए इतना ही, बाय।